आपके सपनों की घड़ी आ गई और अब हमारा इंतजार खत्म हुआ। नायकों को देखने की श्रृंखला शुरू होगी जिसके लिए आप आए हैं, और आप दिल पे हाथ रखकर रखें क्योंकि अपनी कहानी वो आपके सामने रखेंगे। उन्होंने संघर्ष किया है और उपलब्धि प्राप्त की है और हम एक एक करके बुलाएंगे। लेकिन जो पहला कपल है वो यहां आने के लिए बेताब है, पटना शहर से ही और आपके बीच से ही, और आज वो ब्रांड न्यू डायमंड बन के आपके सामने आना चाहता है। तो आइए हम सब मिलकर हल्ला गुल्ला के साथ बुलाएं आपके सबसे चाहते तो फॉरेन लीडर ब्रांड न्यू डायमंड मनोज कुमार एंड उषा सिंह, फॉर विच एवरीबडी डिजायर्स BWW का फ्लैग लेट बिल ब्रिट एंड पेगी ब्रिट के द्वारा दिया गया। मनोज कुमार एंड उषा सिंह ब्रांड न्यू डायमंड्स। द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर द मेन्स डेडिकेशन टू एक्सलेंस इज नॉट अबाउट व्हाट गेट्स फ्रॉम इट बट व्हाट ही और शी बिकम्स थ्रू इट। बिल ब्रिट, वी आर प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट्स एंड वी लव यू। बिल एंड पेगी ब्रिट फ्री इंटरप्राइजेस डे सेलिब्रेशन। नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका। हम हैं मनोज और उषा, आपके शहर पटना से, बट संदेश आपके लिए लाए हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और यही संदेश लेके मैं आपके पास आया हूं कि अगर हम कर सकते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। मैं बात शुरू करूं उसके पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर का। उनकी इच्छाओं के बगैर कुछ नहीं होता है और उन्होंने चुना आज हम लोगों को इस दिन के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने माता पिता, उषा जी के माता पिता। आज भी मेरी माँ रात में जब तक मैं घर नहीं लौटता हूं मेरा इंतजार करती हैं। वो अभी भी शायद मेरे घर में मुझे ढूंढ रही होंगी कि मैं कहां हूं। बचपने से उन्होंने पाला पोसा, संस्कार दिया, बड़े सपने दिखाए। उषा जी के माता पिता जिन्होंने हम पे भरोसा किया, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं। अपने स्पॉन्सर का, इनके दास पुष्पलता दास जी का, क्योंकि आज 14 सालों में किसी दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे आज तक एमबीए का प्लान दिखाया हो। अगर उस दिन वो नहीं दिखाए होते और हम हां नहीं किए होते तो शायद मैं कहीं और होता, लेकिन यहां नहीं होता। मेरे अपलाइन डायमंड अनुज एंड प्रतिमा पायल है। हमारे गुरु पवन रंजना माहेश्वरी जी हैं, और उनकी बात नहीं करूं तो कहानी अधूरी रहेगी, क्योंकि आज मैं जो भी हूं उनके कारण हूं। प्रियंवत जी एंड सुनीता भाभी, गुरु, दोस्त और भाई के रूप में, एक अभिभावक के रूप में भी, एक स्वप्नों के प्रणेता के रूप में भी, एक सपने को सौदागर के रूप में भी उन्होंने मुझे थामा। 2016 में मुझे भरोसा दिलाया कि मैं डायमंड जा सकता हूं, और बस परिणाम स्वरूप आज यहां हूं। मैं धन्यवाद करता हूं अनुराग निधि अग्रवाल का भी। मैं धन्यवाद करता हूं ब्रिट वर्ल्ड वाइड और एमबीए कॉर्पोरेशन का भी, जिन्होंने इतना सुंदर बढ़िया अवसर बनाया, इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम दिया, जिनकी बदौलत एक कोई भी आदमी कहीं से भी चल के अगर अपने सपने की ताकत हो और उनको मेंटरशिप की ताकत हो तो वो कहीं से भी चल के कहीं से भी शुरू करके यहां पहुंच सकता है, और हम लोग यही पहुंचे। हम धन्यवाद करते हैं अपने क्रॉस लाइन मित्रों का भी, जिनके सीढ़ी से, जिनके इस पीछे से हमने काफी कुछ सीखा और सीख सीख के एक एक कदम पर यहां तक पहुंचा। मैं हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं जो मेरे जीवन में कहीं न कहीं कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लेडी बिहाइंड मी उषा जी का, जो चट्टान की तरह हमेशा मेरे साथ खड़े रही, मेरे दुख में भी और मेरे सुख में भी। और इस बिजनेस को भी उन्होंने करने का निर्णय लिया था। मेरा तो कोई इरादा भी नहीं था शुरुआती दौर में, बट उनको कुछ समझ में आया था, और वो जिद्दी हैं। जिद के आगे वो जीत गई और हार कर मैं उनके साथ जीत गया। तो हम बुलाना चाहेंगे और स्वागत करना चाहेंगे आपके जोरदार क्लैपिंग्स की मदद से द टाइगर लेडी उषा सिंह। थैंक यू।
भगवान को मैं थैंक्स करूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे समझ में आया। अभी मनोज जी बोल रहे थे ना कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ हम लोगों के जीवन में एक ही बार आया। अभी तक इस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोगों को कोई नहीं टच किया है। दोस्तों, यहाँ आप सब बैठे हैं, शायद आपकी जिंदगी में ये अपॉर्चुनिटी पहली बार आई होगी। कस के पकड़ लो, आपकी भी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। मैं अपना थोड़ा परिचय दूंगी। मेरा नाम उषा है और मैं पटना से हूँ और मेरा जन्म बोकारो में हुआ। मेरे पापा स्टील प्लांट में जॉब करते थे। हम 2 भाई बहनें हैं और मम्मी पापा के संस्कार इतने अच्छे थे, उनके पुण्य प्रताप से आज मैं आपके सामने एज ए डायमंड बन के स्टेज पे खड़ी हूँ। क्योंकि उन लोगों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मनोज जी के पापा मम्मी भी बहुत अच्छे थे। ससुर हमारे नहीं रहे बट हमेशा बोलते थे कि बहू आप अपने पैर पे खड़ी रहिएगा। शायद उनके ब्लेसिंग से ही आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ। क्योंकि बोलते हैं ना कि आप कुछ भी हो, अगर आपके साथ अगर आप बेस्ट दुआ नहीं है तो आपके साथ कुछ हो सकता है। बहुत लोगों का प्यार, बहुत लोगों का दुआ है हमारी जिंदगी में, इसलिए आपके सामने आज हम यहाँ स्टेज पे खड़े हैं। थैंक यू, आप सबों का भी थैंक यू। सिर्फ लाइफ ऐसा ही था, शादी हुई मनोज जी से, हमारी जिंदगी अच्छी थी, शादी मैरिज लाइफ अच्छा रहा। बट लड़कियों की जब शादी होती हो तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं। शादी होके हस्बैंड के साथ जाऊंगी, बहुत सारे ड्रीम देखे रहती हैं, बट ऐसा लाइफ में होता नहीं है। आम लाइफ आम जिंदगी की तरह होता है और लाइफ इसी तरह मेरा भी चल रहा था। घर में हमारी खुशियां 2 बेटी के रूप में आई। बड़ी वाली बेटी ऐश्वर्या, छोटी वाली बेटी अपूर्वा। बहुत अच्छी दोनों बेटी हैं, बहुत प्यारी हैं। बड़ी वाली बेटी मेरी बेंगलोर में, वहाँ मास कम्युनिकेशन वहाँ पढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है। छोटी वाली बेटी यहीं पे 11th कर रही है। ये बिजनेस जब शुरू किए थे उस समय छोटी वाली बेटी मेरी 2 साल की थी और बेटी बड़ी वाली 5 साल की थी। मेरा साथ साथ बच्चे भी बड़े हो गए और हमारे बिजनेस भी बड़े हो गए। ये और सबसे अच्छी बात है कि दोनों बच्चे इसी दरमियान पले बढ़े और सब देखे अपने मम्मी पापा को कि हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं। हम दोनों बेटी में वो संस्कार देखे कि नहीं, मेरे मम्मी पापा को जब भी हम लोग का पिन चेंज होता था तो मैं देखी कि दोनों बेटी में हमेशा बोलती थी कि मेरी मम्मी को आज स्टेज पे बुला के बुके दी गया, सम्मान दिया गया। तो उन लोग के अंदर भी एक ड्रीम देखे कि नहीं, हम लोग को भी स्कूल में अपने क्लास में अच्छे करना है। ये संस्कार आए। बहुत बार बहुत लेडीज बहुत बोलती थी कि अब बच्चे को छोड़ के इस तरह से जाते हैं, बट दोनों बच्चे एक ही लाइन बोले कि दुनिया के शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय होंगे हीरो हीरोइन, लेकिन मेरे मम्मी डैडी हमारे जीवन के हीरो हीरोइन। ये मुझे यहाँ पर सुनना है। आप जब अच्छा काम करोगे तो आपके बच्चे से भी आपको वर्ड मिलेगा। और लाइफ किचन तक था, घर था, बट मेरे जिंदगी में जब ये बिजनेस आया तो मैं नहीं जानती थी कि मुझे कल क्या मिलेगा। बट मैं बहुत दिल से इस बिजनेस को की। जिस समय मेरे घर में उस समय किट ओपनिंग होता था तो मैं इसको बहुत मन से की। याद है मुझे पूजे के थाल में मेरा नारियल था, पूरा सारा चीज था और बढ़िया से उसका किट ओपनिंग हुआ था। और मेरे जो अपलाइन थे सिर्फ वो बोले कि भाभी जी जितने घर के आपके एक्स ब्रांड हैं वो सारे प्रोडक्ट को आप यहाँ ले आओ और मैं जैसे जैसे दूंगी, जो मेरी अपलाइन थी वो देते गए, मैं सारे वो प्रोडक्ट को अपने जगह जगह पे रखते गए। बोले भाभी ये प्रोडक्ट नहीं है, आपके ड्रीम पूरे होंगे इस प्रोडक्ट से और आप इसमें सपना देखिए और आपके सपने पूरे होंगे। मेरे अंदर बहुत सारे सपने थे, मुझे याद है एज ए डायमंड बन के खड़ी हूँ। मैं आज भी जब लोगों को दिखाती हूँ, डेमो प्लान करती हूँ तो लोग बोलती हैं, लेडीज बोलती हैं हमसे नहीं हो सकता है, कैसे होगा, तो मुझे भी हंसी आती है। तो मैं ऐसी ही बात करती, कभी मैं भी क्या करती थी, सब्जी वाले, भाजी वाले, रिक्शा वाले के पास में 2 रुपया 4 रुपया नहीं छोड़ सकते भैया, मुझे वो बोलने में खराब लगता था। ये प्रोडक्ट चेंज करने से आपका हेल्थ भी अच्छा आता है, साथ साथ आपके घर में वेल्थ भी आता है। और सबसे बड़ी बात, आप जब डायमंड बन के निखरते हो तो 7 जनरेशन आपका बिजनेस, इसमें आप रहो ना रहो आपके घर में जनरेशन तक ये इनकम आता है। ये सोचने की बात है दोस्तों। प्रोडक्ट चेंज के घर में अगर खुशी आती है तो आप ये बदलनी चाहिए। ये सारा चीज मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे इसी तरह से हम लोग जब डायमंडशिप शुरू किए थे, बाकी सिल्वर आए, गोल्ड आए, प्लैटिनम आए, सारा पिन आया, लगातार आया, फाउंडर एमरल्ड तक गया। उसके बाद जाने के बाद हम और मनोज जी थोड़े सुस्त हो गए क्योंकि सारी सुख सुविधा आ गई थी। इस पिन आया, उसके साथ साथ सब चीज आ गया था।
तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि लेग मेरा चौथा लेग था, पांचवां लेग था, छठा लेग था और सब बड़े बड़े पिन पे 15% इस तरह से सब थे, बट मेरा माइंडसेट नहीं था डायमंड जाने का। मैं इसी तरह के एफईडी में बड़े बड़े मीटिंग में आती थी और यहाँ हैंड रेजिंग भी देखती थी कि मुझे डायमंड जाना, शायद दिल में नहीं लगा था। हर बार प्रोग्राम को देखती थी बट दिल से नहीं लगाती थी। लेकिन एक चीज बोलूंगी कि पिछले साल यहाँ का एफईडी, बोलते हैं कौन सा मीटिंग से किनकी जिंदगी में क्या लाइफ चेंज हो जाएगी, तो पिछले साल यहाँ के एफईडी से हम और मनोज जी यहीं पे खड़े थे और जिस समय हैंड रेजिंग हो रहा था या न्यू डायमंड का, हम दोनों के कपल के आंखों में आंसू था। मुझे सिर्फ पत्नी का धर्म याद आया कि इतना अच्छा बिजनेस है, मनोज जी का इतना अच्छा प्रोफेशन है। सुनते थे कि पढ़ने में भी अच्छे हैं, स्कॉलरशिप भी मिला है। तेरे धर्म पत्नी अगर इसमें हम दोनों अगर बिजनेस को साथ में लिए हैं तो मेरा धर्म बनता है कि अपने पति को हम स्टेज पे एज ए डायमंड देखें। मैं उसी समय कसम खाई मुझे ये डायमंड जाने के लिए जो भी करना होगा मैं करूंगी और दिल से करूंगी। और फिर हम और मनोज जी गए अपने गुरु प्रियंबा जी के साथ, सुनीता भाई के साथ बैठे और दिल से बोले कि मुझे डायमंड जाना है और रास्ता दिखाओ। सिर्फ मेरे अंदर में एक चीज आया कि आपके जीवन में अगर आपके बहुत सारे डाउनलाइन है, 100 डाउनलाइन है, अगर आपके लाइफ में कोई गुरु नहीं है, कोई मेंटर नहीं है तो कुछ नहीं है। वैसे 100 डाउनलाइन का, वैसे 100 डाउनलाइन बहुत हम पैदा कर देंगे। अगर आप कोई चीज बड़े डिसाइड करते हैं तो आपके लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है। और वो जो बोलते गए, दिन को दिन बोले, रात को रात बोले, हम लोगों ने सुना और उसको किया। अगर हम लोग रात में 12 बजे गायघाट से लौटते थे और प्रियंबा जी को मैसेज करते थे, सुनीता जी को, कि आप खाली तो हम लोग आते हैं, और हम दोनों कपल जाके उनके साथ बैठते थे। रात में वो कुछ हम लोग को देते थे ब्लेसिंग के रूप में, हम लोग सुबह दिन में काम करते थे। लगातार 6 महीना हम लोगों ने किस तरह से किया कुछ पता नहीं चला। एज ए डायमंड बन के आपके सामने स्टेज पर खड़े रहे। मेरी बातें बहुत सिंपल होगी बट मैं बहुत दिल से बोलती हूँ। आप दिल से इस बिजनेस को लीजिए, आपके भी ड्रीम पूरे हो जाएंगे। लास्ट में 2 पंक्ति बोल के मैं मनोज जी को माइक दूंगी। तू अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, तू अपनी जमी अपना आसमां पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी नहीं मिलती दोस्तों, मांगने से कुछ भी नहीं मिलता है। तू हर कदम पर अपना विश्वास पैदा कर। लास्ट में यही बोलूंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आया या समझ में आया, आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ बैठिए दोस्तों। ये अपॉर्चुनिटी है, आपको सब चीज देगा। जो आप सोचे हैं वो भी मिलेगा, जो जिंदगी में नहीं सोचे वो भी मिलेगा। और मैं अपने डायमंड हस्बैंड को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। मनोज जी बहुत दिल से बात करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। हर जगह और हर समय तो आपके गुरु नहीं हो सकते, आपके अपलाइन तो नहीं हो सकते, आपके मेंटोर तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हर जगह पे आपके साथ ये कुछ सीढ़ी जरूर हो सकती है। और मैंने यही समझा और इसी को फॉलो करना शुरू किया। ये सर्वश्रेष्ठ क्यों, ऐसी बहुत सारी सीढ़ी होगी, क्यों? संगति बदलना पड़ेगा। दोस्त, मुर्गियों के संगत में रहकर बाज जैसी उड़ान भरना नहीं सीख सकते। अगर बाज बनना है तो बाज की संगति में रहना पड़ेगा और बाज से सीखना पड़ेगा। ये मैंने समझा और जिंदगी में डाला। यस, मध्यवर्गीय फिलॉसफी, बड़ा मत सोचो, 99 का चक्कर है, हाय हाय करने से क्या होगा, उतना ही पैर फैलाओ जितना लंबा चादर है, संतोषम परम सुखम, सब बकवास है। कहीं कोई दम नहीं है इन फिलॉसफीज में। ये गरीबों को गरीब रहने का एक बहाना है, कामचोरों लोगों के लिए एक बहाना है। आपकी जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, उठना आपको है, काम करना आपको है। तोड़ फोड़िए, फेंकिए इस मध्यवर्गीय फिलॉसफी को, उठिए, निकलिए, बदल डालिए अपने जीवन को और अपने आने वाली पीढ़ियों के इतिहास को। यस, यही करना है और यही हमने भी डिसाइड किया। पैदा बहुत अमीर फैमिली में हुए थे, बहुत धनी फैमिली में पैदा हुए थे, कोयलियरीज के मालिक थे। गवर्नमेंट का एक डिसीजन
और खाक पे आ गए। मुझे लगा मेरे साथ हुआ है, फिर शायद ऐसा किसी और के साथ ना होगा। बट मैंने भी रिसेंटली देखा शराबबंदी, मैंने देखा नोटबंदी, और लोगों के सब कुछ बिखरते हुए देखा, उनके सपने बिखरते हुए देखा, उनके हिम्मत बिखरते हुए देखा, उनके पैसे खत्म होते हुए देखे। हमारा भी लंबा चौड़ा, हमारा 2-2 गाड़ियां थी हमारे घर में, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब मेरे पास साइकिल भी नहीं था। साइकिल भी मैंने अपने स्कॉलरशिप के पैसे से खरीदी थी पहली बार। आज किसी का छोटा मोटा बिजनेस होता है, छोटा मोटा दुकानदारी होता है, छोटी मोटी फैक्ट्रीज होती है, और वो कहते हैं हम इस बिजनेस को क्यों करें। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं सिर्फ ऊपर वाले से उनके लिए दुआ करता हूं। हम नहीं जानते कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जिंदगी ऐसे ही कटती रहती है। और मैंने भी इंटरमीडिएट किया साइंस में कि डॉक्टर बनेंगे और सपने पूरे करेंगे। मेढक से डर गया, कभी मेडिकल का एग्जाम भी नहीं दिया। ग्रेजुएशन किया कि आर्ट्स करेंगे, कमीशन क्रैक करेंगे, नहीं किया। किसी ने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अकाउंटेंट बन जाओ, सपने पूरे होंगे, बहुत पैसा है। सपने लग गए, दिल को बन गया, चला गया चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने। सारे विरोधों के बावजूद भी जिद पे कोलकाता गया और अपनी पढ़ाई शुरू की। बहुत बार फेल हुआ, अंततः पास हुआ। फिर किसी ने नहीं पूछा कितने बार फेल हुए थे। नौकरी की, 3 महीने नौकरी की और नौकरी छोड़ दी कि नहीं, जीवन भर यह नौकरी नहीं कर सकता हूं। बंधन पसंद नहीं था। आ गए पटना प्रोफेशन करने, 6,000 रुपए से कैरियर शुरू किया। और जब कैरियर सबसे अच्छे मोड़ पे था तो कैरियर को भी छोड़ दिया। अब आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को भी ऑलमोस्ट छोड़ चुका हूं। जो जिंदगी में इतना बार पकड़ता रहा, छोड़ता रहा, हर जगह हार के भी एक निर्णय लेके इस बिजनेस में जीत सकता और डायमंड बन सकता है, तो इस हॉल में बैठा हुआ कोई भी आदमी निर्णय लेके डिसाइड करके सफल हो सकता और डायमंड बन सकता है। इस बिजनेस में कुछ खास जरूरत नहीं है। जरूरत है आपके सपने की और अपने सपने पे टिके रहने की। जरूरत है दिल से कोशिश करने की। जरूरत है कड़ी मेहनत करने की। लोग पहले ही सोच रहे थे ये नहीं होगा, ये होगा, ये कैसे होगा। दोस्त, मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। लेकिन हम ये ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम मध्यवर्गीय सोसाइटी ऐसा ही करते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हमारी भी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की हो गई थी और हम भी खुश हो लिए थे। जो मिला मुकद्दर की बात है, और सबको तो ये भी नहीं मिलता है। शुरू किया बिजनेस। एक शाम इनके दास पुष्पलता जी दास जी ने प्लान दिखाया। शुरुआती दौर में मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया इसी बड़े फंक्शन में बैठ के, तो शुरू किया तो संघर्ष भी शुरू हो गए। वैसे संघर्ष की बात करो, जीवन है तो संघर्ष है, जीवन ही संघर्ष है। एक जगह संघर्ष नहीं है, श्मशान घाट में, लेकिन वहां कोई जाना नहीं चाहता है। और मैं जिंदा व्यक्ति था, मैं जीवन जीते जी संघर्ष करना चाहता था। आप एमवे में रहोगे तो भी संघर्ष है, नहीं रहोगे तो भी संघर्ष है। हर दिन जीवन में हर जगह पे संघर्ष है। लेकिन अगर आप एक बार डायमंड हो जाते हैं तो बहुत सारे संघर्ष आपके छोटे पड़ जाएंगे। ये बात मुझे समझ में आ गई थी। प्लान दिखाना शुरू किया लोगों को, लोगों ने हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसे, क्या कुछ नहीं कहा, बट मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे सपने और सपने पे विश्वास लग गया था कि मैं बस यही तो अपॉर्चुनिटी है, और मैंने इसको दिल से पकड़ लिया। मैंने गिनती नहीं शुरू करने की कौन करता है कौन नहीं करता है। मुझे अपने मंजिल का पता था कि मुझे वहां पहुंचना है। रास्ते में कितने भी सीढ़ियां मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, मंजिल मेरे सामने थी। मुझे जीवन में सफल होना था, मुझे अपने सपनों को पूरा होना था। रिश्तेदारों ने कहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो क्या हुआ, फर्क पड़ता है। दोस्तों ने कहा प्रोफेशनल गरिमा गिरा रहे हो, अच्छा आप कौन सा उठा रहे हो। लोगों ने कहा साबुन तेल का धंधा करता है।
अंबानी भी साबुन तेल का धंधा करता है, आईटीसी भी साबुन तेल का धंधा करता है, टाटा भी साबुन तेल का धंधा करता है, बियानी भी साबुन तेल का धंधा करता है। हाँ, हम भी साबुन तेल का धंधा करते हैं, लेकिन जो वो भी नहीं करते हम वो भी करते हैं। हम साबुन तेल के धंधे के साथ आशाओं को बेचते हैं, सोच के साथ होप बेचते हैं और होप को पूरा कराने का जिम्मा भी लेते हैं। करीब 20 सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, कई सारे प्रोजेक्ट मैंने एनालाइज किए हैं, बट आज तक दुनिया में इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं दिखा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड रेलवे कॉर्पोरेशन से अच्छा कोई रास्ता नहीं दिखा। लो कैपिटल, विदाउट रिस्क, पार्ट टाइम नौकरी प्रोफेशन करते हुए करो, और अगर सही ढंग से करो तो जो चाहो जिंदगी में पैसे से वो तो मिलता ही है, जो पैसे से नहीं खरीदा जा सका वो भी मिलता है। क्यों ना करूं? लेकिन कहते हैं ना, लोग छोटे मोटे संघर्षों से घबरा जाते हैं। सिल्वरशिप की तैयारी कर रहा था, चाचा जी का श्राद्ध करने गया था। बचपने से तो अगर संघर्ष की कहानी करूंगा तो आप ऐसे ही शायद रो पड़ेंगे, और मैं उसको रिपीट भी नहीं करना चाहता हूं। आप प्रॉब्लम्स को देखेंगे तो और प्रॉब्लम्स नजर आएंगे आपकी जिंदगी में, लेकिन अगर आप सॉल्यूशन को ढूंढेंगे तो अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रॉब्लम्स कोई फर्क नहीं, प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना होगा। चाचा को गया का श्राद्ध करने गया, दाह संस्कार करने गया सिमरिया घाट। सुबह फोन किया, मालूम पड़ता है कि मेरे बड़े जीजा जी का रात में डेथ हो गया है। वहां से बेगूसराय में 20 किलोमीटर दूर, वहां से गाड़ी में मम्मी को बैठाया, लोग इधर श्राद्ध कर रहे थे और हम उधर पोस्टमार्टम करवा रहे थे। बहुत बड़ा उम्र मेरा नहीं था उस समय। मेरे पापा को आज तक नहीं पता लगा, अब तो पापा है नहीं दुनिया में, लेकिन मरने तक उनको पता नहीं लगा कि उनकी बेटी विडो हो चुकी है। ये जख्म मैंने सीने में दबाया है, क्योंकि मैं उन्हें समय से पहले मारना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी विडो सिस्टर, मेरी भगनी और मेरा भांजा, समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या, लेकिन उस समय में मेरी आशाओं के संबल थी मेरे साथ मेरी वाइफ उषा जी। सब किया, उनको लेके यहां गया, एक बड़े मकान में शिफ्ट कर गया। लगा कि चलो ऑफिस जाना शुरू किए, धीरे धीरे सब सेटल हो गया, रास्ते फिर से चलना शुरू किए। महीने 1.5 महीने के बाद मेरे दूसरे जीजा जी का डेथ हो गया, प्री मैच्योर, और उनकी 4 भांजी और 1 भांजा। समझ नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। हे भगवान, कोई आशा दिखाओ। किसके पास जाता? रिश्तेदारों के पास। आपको लगता है कि रिश्तेदार आपकी मदद करने के लिए बैठे रहेंगे? किसके पास जाता? आप अपने आप के संघर्ष के सहारा होते हैं। आप ही की भुजाओं में ताकत ढूंढनी होगी। आपको भरोसा करना पड़ेगा ऊपर वाले के पास और अपने मेहनत पे आशाओं के साथ जीना पड़ेगा। और मैंने वही किया, कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज मेरी दीदी दोनों अपने अपने घरों में रहती है। अभी मेरी बड़ी दीदी का घर अभी बनकर तैयार हो रहा है मेरी कॉलोनी के पीछे। अब सारे भांजियों का भी शादी हो चुकी है, भांजा भी अच्छी जॉब में चला गया है। एक समय में रिचेस थे, दूसरे समय में रैक्स भी थे। पैसे की कमी क्या होती है मैंने देखा है दोस्त। जीवन में सबसे बड़ा अभिशाप है तो एक ही अभिशाप है, गरीबी का होना, कम पैसे का होना आपकी जिंदगी में। और मैं अपने आने वाले विरासत को ये दंश झेलने नहीं देना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे सपने बड़े थे, सपने मजबूत भी थे, कोई मिशन नहीं था, कोई विजन नहीं था। जो भी मिला कोशिश किया पैसा बनाने का। हाँ, ईमानदारी से पैसा बनाना चाहता था। मुझे नहीं लगा कि मैं अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से भी ईमानदारी से पैसा बना सकूंगा। एक निर्णय लेना था। डायमंड सिंह की कहानी शुरू किया। 16 में हमारे अप्लाइमेंट और प्रियंवत जी मेरे को बैठाते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि मनोज तुम डायमंड जा सकते हो। 2013-14 में हमारी सारी स्ट्रक्चर कंप्लीट थी। मेरी 3 बड़ी लेगेसी थी जो ऑलरेडी फाउंडर प्लेटफॉर्म थे।
चौथा 15% पे था, पांचवा 15% पे था, छठा 15% के पास था। मुझे 13-14 में डायमंड चले जाना चाहिए था, बट मैं किसी की सुनता नहीं था और मेरा कोई गुरु नहीं था। आज जब मैंने शुरू किया, उस चौथे, पांचवें, छठे लेग में से कोई आज मेरे साथ नहीं है। 16 में एक डिसीजन लिया, चौथा लेग बना जयंती सिंह और मनोज सिंह के रूप में। जयंती आज बहुत अच्छी हमारी घरेलू हमारी बहन की तरह है, और मनोज जी से पुलिस ऑफिसर बना, कारवां बनना शुरू हो गया। पांचवा लेग, उषा जी की बहुत अच्छी दोस्त, बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थी शुरुआती दौर में, हम लोगों को मदद करने के लिए बिजनेस में आई और फरवरी में प्लेटिनम चली गई। छठा लेग, मेरी बेटी का ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते कब दूसरे ट्यूशन पढ़ गया और वो प्लेटिनम चला गया। लेकिन 2016 में ये कुछ नहीं था, दिखता नहीं था कि कहां से शुरू होगा। और जिस चौथे टीम के बदौलत मैंने बुनियाद रखा था और जिस व्यक्ति के पीछे पांचवी टीम का बुनियाद रखा था, वो आज मेरी 7वीं 8वीं टीम में है। आज वो भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी ये 6 लेग मिले। कहते हैं कि गुरु आपके संघर्ष को कम तो नहीं कर सकता, लेकिन आपके संघर्षों से लड़ने की क्षमता को जरूर बढ़ा सकता है। इसीलिए उषा जी ने कहा, शायद सही कहा, 100 डाउनलाइन आपके साथ है, लेकिन एक मेंटोर नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। महाभारत की कहानियों में हमने पढ़ा था, लोग बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातों को करने से लोग समझदार नहीं होते हैं। जब वो छोटी छोटी बातों को समझना शुरू कर देते हैं, तब सही मायने में वो समझदार होता है। हम भी पहले ज्ञानी थे, लेकिन हमने समझदारी सीखा, ब्रिट वर्ल्डवाइड से सीखा, एमवे से सीखा, अपने अपलाइन से सीखा, हर कदम पर सीखा। निराशावादी आदमी हवा का शिकायत करता है, आशावादी आदमी हवा के बदलने का इंतजार करता है, लेकिन लीडर अपने नाव के पतवार को, पाल को ठीक करता है, सही दिशा में करता है, और मंजिल की तब उसकी दिशा बदल जाती है, मंजिल उसी हो जाए। अगर आपका भी बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, अगर आपका भी पिन बदल नहीं रहा है, तो बैठिए अपने गुरु के साथ और सही करिए अपने पाल के पतवार को। निराशावादी होने से कोई फायदा नहीं है, आप ही की खराबी होगी। कोसने से कुछ नहीं मिलेगा, सिचुएशन नहीं बदलेगा। आशावादी होने से इंतजार करते रहिए, जिंदगी खत्म हो जाएगी। लीडर बनना होगा, और आप सब यहां लीडर बैठे हुए हैं। और ये बिजनेस व्यापार नहीं है, ये बिजनेस नेतृत्व परिवर्तन का है, ये बिजनेस लोगों को बिल्ड करने का है, लोगों को उठाने का है उनके जगहों से, और उनको उनकी परिस्थितियों में लेकर उनको आगे बढ़ाने का है। सीखा प्रेम की भाषा क्या होती है, सीखा लोगों से व्यवहार क्या कैसे करना चाहिए, और अपने बिजनेस में जैसे ही प्रेम की भाषा को डाला, बदलना शुरू हो गया सब चीज। मेरी पहली टीम मेरे घर से ही आते हैं। जो मेरे सबसे बड़े कजिन, वो इस बिजनेस में नहीं है, बट उनके नीचे फाउंडर प्लेटिनम राजेश एंड विवा हैं, उनके नीचे अनामिका एंड किशन एमरेल्ड है, बहुत जल्दी वो डायमंड भी जाएंगे। उनके नीचे एक और मेरा भाई अभिमन्यु है, उन दूसरे लेग में संतोष अंडिता, फाउंडर प्लेटिनम का बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और पंजाब में बहुत बड़ा बिजनेस है। वेरी सुन मेरी बेस्ट विशेष है कि बहुत जल्दी से एमरेल्ड क्वालिफिकेशन शुरू करें। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बनी कैसे, मेरा भांजा उन दिनों ठेकेदारी करता था पटना में, अपने इंजीनियर को चाय पे बुलाता है मेरे घर पे। मेरा भांजा इस बिजनेस ने किया, लेकिन उस इंजीनियर इनके वर्मा राजेश्वरी सिन्हा को ये बिजनेस समझ में आ गई। आज वो फाउंडर प्लेटिनम है, उनके नीचे नीरज फाउंडर प्लेटिनम है, उनके नीचे एस कुमार पूनम फाउंडर प्लेटिनम है, उनके नीचे अश्वनी एंड किरण श्रीवास्तव अभी फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं, और सितंबर से एमरेल्ड क्वालिफिकेशन, एमरेल्ड से बीच दंडिल। उनके नीचे धर्मेश एंड सीमा, सुधीर एंड राखी, अनिल एंड सुरंजिता, बहुत बड़े बड़े ह्यूमंगस ऑर्गेनाइजेशन आज बन चुका है। किस किस का नाम लोग कहीं छूट न जाए। मेरी तीसरी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पार्टनर की थी शत्रुघ्न एंड अनुपम, उनके नीचे राकेश एंड बबीता, उनके नीचे गजेंद्र, और कितने सारे लोग हैं। मेरा तो जमशेदपुर जाना कम होता है, लेकिन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वहां बन रही है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और पता नहीं कहां कहां।
अभी मैं पंजाब गया, 30 लोग मेरे से वहां पे मेरे हॉल में थे, मालूम पड़ा मेरे ही टीम से हैं। एक समय में एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग को तरसता था, आज मुट्ठी भर भर के ज्वाइनिंग। कौन सा हिंदुस्तान में शहर नहीं है जहां हमारे लोग नहीं है। बिलीव था, हौसला किया है, हिम्मत के साथ आगे बढ़ा है। कहते हैं ना, हौसले के तरकस में कोशिशों का तीर जिंदा रख, हार जाओ सब कुछ चाहे मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख। और उम्मीद से पहाड़ हिलाया जा सकता है, और हमने हिलाया है, हमने सीखा है। करके तो देखिए, बिलीव, विश्वास करके तो देखिए सही। परिवर्तन, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, आपको चेन से गुजरना पड़ेगा। दो व्यक्ति परिवर्तन नहीं करते, एक मृत व्यक्ति, दूसरा मूर्ख व्यक्ति। मृत परिवर्तन कर नहीं सकता, मूर्ख परिवर्तन करना नहीं चाहता, और ना मृत है ना मूर्ख है हम सब। हम जिंदा इंसान थे, इंसान हैं। मैं परिवर्तन करना चाहता हूं, और हम सब यहां बैठा हुआ इंसान जिंदा इंसान है, और जिंदे दिल सपनों को देखने वाला इंसान बैठा हुआ है। अदरवाइज पटना की जनसंख्या तो बहुत बड़ी है। हमने सीखा, बड़े सपने देखना सीखा। विवेकानंद ने कहा है, जो मनुष्य सपने नहीं देखता वो पशुवत है, और मैं इंसान हूं। मैं नहीं जानता जो सपने नहीं देखते, लेकिन मैं सपने देखता हूं क्योंकि विवेकानंद ने कहा है। जहां कहीं भी परिवर्तन हुआ है वहां संभावनाएं बनी है। हमने स्टार्ट ही किया कि आप बाज हैं, ईगल। बाज की जिंदगी 30 साल की होती है, बट उसके जिंदगी में वरदान है कि चाहे तो 30 साल और अपनी जिंदगी को बढ़ा सकता है, पुनर्जीवन कर सकता है। लेकिन इस पुनर्जीवन की प्रक्रिया बहुत कठिन है, और वो उस कठिनतम प्रोसेस से गुजरता है। जब ईगल 30 साल का होता है, उसका शरीर भारी हो जाता है, उनके डहने, उनके पंख बहुत बड़े हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, उड़ने में दिक्कत होती है। उनके बीट्स बड़े हो जाते हैं, उनसे शिकार नहीं पकड़ सकता है। उनके नेल्स बड़े हो जाते हैं, लचीले हो जाते हैं, उसे कुछ जकड़ नहीं सकता है। ईगल के पास या तो है कि इसी तरीके से जिंदगी गुजार ले और खत्म कर ले अपने आप को, या एक संघर्ष, एक पेनफुल प्रोसेस से और गुजरे और अपने को पुनर्जीवित करे। ईगल दूसरा रास्ता चुनता है, और ऊंचे पहाड़ के किसी चट्टान पे जाके अपने आप को रख लेता है, छिपा लेता है। अपने बीट्स को पत्थरों पे पटकता है, बीट्स लहूलुहान हो जाते हैं, थोड़े दिन में नए बीट्स निकलते हैं। उन बीट्स से वो अपने नाखूनों को नोच डालता है, पूरा पैर लहूलुहान हो जाता है। और बीट्स से और फिर नए नाखून निकलते हैं, नए बीट्स निकलते हैं, उनसे अपने पंखों को नोच लेता है, जर्जर हो जाता है उसका शरीर। और वो इंतजार करता है इस कठिन प्रोसेस के बाद सही समय का, रिजल्ट का, और फिर उनके नए पंख निकलते हैं, और वहां से ईगल एक ऊंची उड़ान उड़ता है, और इसको बोलते हैं द फेमस फ्लाइट ऑफ रीबर्थ ऑफ एन ईगल। दोस्त, आप भी जिंदगी के एक दो राहे पे खड़े हैं। आज आपको भी एक चुनाव करना है कि जिंदगी जिस तरीके से चल रही है वो अच्छी है, चलती रहे, या अपनी जिंदगी को एक बार बदलने का कठिनतम प्रोसेस लेना चाहिए। लेना ही पड़ेगा आपको। और इस कठिनतम एक प्रोसेस और, एक संघर्ष और, एक डिसीजन और बदल डालिए अपने आने वाली पीढ़ियों की कहानियों को। आज आप हैं वो अच्छे हैं, लेकिन और अच्छा हो सकता है। पीढ़ियों तक के आने वाली पीढ़ियों की आजादी। मैं अपने खानदान में अंतिम व्यक्ति हूं जो कहीं नौकरी किया। मेरा आने वाला जनरेशन और मेरा बच्चे जीवन में शायद फिर कभी नौकरी नहीं करेंगे। चाहे कितनी भी अच्छी हो, बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बनना अच्छा होता, मैंने पढ़ा किताबों में। मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। एक फैसला आपको भी लेना पड़ेगा, इस दोराहे से निकलना पड़ेगा, एक निर्णय और लेना पड़ेगा। और हम मेरी और आपकी पहचान बताकर आज खत्म करना चाहेंगे। क्या है हमारी पहचान? ये मेरी नहीं, ये हम सबकी पहचान है, और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और यही हम करने भी आए हैं समाज में।
सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, नौ सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, फिर जमाने को बदलने की आवाज बनाता हूं। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं तो डूबती कश्तियों को ही जहाज बनाता हूं। बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे कोई चांद पे बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाता हूं, ताज बनाता हूं। और आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिर आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। आज झंडा हमने लिया और आगे बढ़ाएंगे। अब आगे का काम आपका है। एक डिसीजन आपका आपके सपनों को पूरा करेगा, आपकी संततियों को तो बदलेगा ही, समाज के आने वाले राज्य के और देश के कई संततियों को बदल सकता है। और हमारे गुरु प्रियंवद जी का जो सपना है बिहार की जीडीपी, हम उसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे दोस्त। लेकिन हमारे सफर में हमारी बेटियों का बहुत बड़ा रोल रहा है। ऐश्वर्या एंड अपूर्वा आज वो अपने कॉलेज के प्रोग्राम की वजह से तो नहीं आ पाई, बट मेरी छोटी बेटी अपूर्वा हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि वो आपसे मिले। रॉकी म्यूजिक प्लीज।